नमस्ते। आज हम दिसंबर 2025 की कुछ ऐसी खबरों की गहराई में उतरेंगे जो सिर्फ हेडलाइन बनकर रह गईं। जी नमस्ते। एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है, आसमान में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमीन पर सिस्टम कहीं ना कहीं चरमराता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। इंडिगो के संकट से लेकर अमेरिका में हो रहे बड़े आर्थिक बदलावों तक हम समझेंगे कि इन घटनाओं के पीछे की असली कहानी क्या है और इनका हम पर क्या असर होगा। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले बात करते हैं उस अफरा तफरी की जो दिसंबर में भारत के हवाई अड्डों पर देखने को मिली। इंडिगो, जो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है, अचानक से लड़खड़ा गई। हाँ, वो तो मतलब एक बहुत बड़ी उथल पुथल थी। सिर्फ 8 दिनों में 5,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई। ये आंकड़ा तो अविश्वसनीय लगता है। जी, 5,000 से ज्यादा। हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे, लोगों की छुट्टियां बर्बाद हो गई, मतलब माहौल बहुत खराब था। तो ये हुआ क्यों? क्या ये सिर्फ एक एयरलाइन की नाकामी थी? नहीं, इसे सिर्फ एक ऑपरेशनल गड़बड़ी कहना मतलब चीज को बहुत हल्का करना होगा। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था, जहां कई चीजें एक साथ गलत हो गई। अच्छा, जैसे कि? देखिए, एक तरफ सरकार ने पायलटों के आराम और ड्यूटी घंटों को लेकर नए सख्त नियम लागू कर दिए। ये सुरक्षा के लिहाज से जरूरी थे, लेकिन एयरलाइंस तैयार नहीं थीं। दूसरी तरफ खुद इंडिगो के अपने शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर में कोई तकनीकी खराबी आ गई, और इन सब के ऊपर से वो सर्दियों का कोहरा और एयरपोर्ट पर पहले से मौजूद भीड़। मतलब सब कुछ एक साथ हो गया। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा सिस्टम बैठ गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ इंडिगो की समस्या थी या ये भारत के पूरे एविएशन सेक्टर के लिए एक वेकअप कॉल है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले एविएशन मार्केट हैं, पर सवाल यही है कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस ग्रोथ के लिए तैयार है? और इसका जवाब क्या लगता है? जवाब इस घटना में ही छुपा है। डीजीसीए यानी हमारी एविएशन रेगुलेटर ने इंडिगो को 5% उड़ानें कम करने का आदेश दिया। हाँ। ये एक तरह से सिस्टम पर प्रेशर कम करने के लिए एक बैंडेड लगाने जैसा था। मतलब ये कोई स्थायी समाधान नहीं है? बिल्कुल नहीं। असली बीमारी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। हमारे एयरपोर्ट्स अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर भारी दबाव है, और एक भी एयरलाइन के लड़खड़ाने से पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है। तो मतलब सिर्फ ज्यादा प्लेन खरीदना काफी नहीं है? जी बिल्कुल। आपको उन्हें संभालने के लिए एक मजबूत जमीनी सिस्टम भी चाहिए, जिसमें हम अभी सच कहूं तो काफी पीछे हैं। और ये जो विकास की रफ्तार और जमीनी हकीकत के बीच का तनाव है, वो सिर्फ आसमान में ही नहीं दिखा। 20 दिसंबर को असम से एक बहुत ही दर्दनाक खबर आई। हाँ, वो हादसा वाकई भयानक था। राजधानी एक्सप्रेस की टक्कर हाथियों की एक झुंड से हो गई। और उसमें 7 हाथियों की मौत हो गई। जी, 7। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन का इंजन और 5 डिब्बे पटरी से उतर गए, और कई यात्री भी घायल हुए। ये तो बहुत ही दुखद है। और ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे हम रेलवे नेटवर्क को जंगलों और वन्यजीव गलियारों के बीच से फैला रहे हैं, ऐसे हादसे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ये एक और उदाहरण है जहां विकास और पर्यावरण के बीच का संतुलन हम ठीक से बना नहीं पा रहे हैं। सही कहा आपने। एक तरफ हमें बेहतर कनेक्टिविटी चाहिए, तेज ट्रेनें चाहिए, लेकिन इसकी कीमत कौन चुका रहा है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या विकास का हमारा मॉडल टिकाऊ है? बिल्कुल। हम बुलेट ट्रेन और एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जो जरूरी भी है, लेकिन क्या हम वन्यजीवों के लिए सुरक्षित रास्ते बनाने या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसी टक्करों को रोकने पर उतना ही ध्यान दे रहे हैं? शायद नहीं। और हादसों की बात करें तो दिसंबर में सड़कों पर भी कई बड़ी दुर्घटनाएं हुई। हाँ, कर्नाटक और तमिलनाडु में हुए बड़े सड़क हादसों में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये सब एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हैं। मतलब रफ्तार तो है, पर सुरक्षा और संतुलन का सवाल पीछे छूट रहा है। एकदम सही। तो एक तरफ जमीन पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा की इन चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आसमान में भारत ने एक ऐसा कमाल किया है जो बिल्कुल अलग कहानी कहता है। हाँ, इसरो की कामयाबी। जी, 24 दिसंबर को इसरो ने अपना अब तक का सबसे भारी पेलोड लॉन्च किया। ये वाकई एक बड़ी खबर थी। जी हाँ, ये अमेरिका में बना AST स्पेस मोबाइल कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, जिसका वजन आप सोचिए 6,100 किलो था। 6,000 किलो से भी ज्यादा? हाँ, इसे समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक और सैटेलाइट लॉन्च नहीं है। इतना भारी सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता रखना भारत को दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल करता है। तो इसका मतलब क्या है? क्या इससे भारत अब कमर्शियल लॉन्च के मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बन जाएगा? बिल्कुल। अब तक भारी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों को
यूरोपियन स्पेस एजेंसी या स्पेसएक्स जैसी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था। जो बहुत महंगा होता होगा। बहुत महंगा। इसरो अब उन्हें एक भरोसेमंद और किफ़ायती विकल्प दे रहा है। ये भारत की स्पेस डिप्लोमेसी और आर्थिक ताकत दोनों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और भारत की जो बढ़ती हुई ग्लोबल पहचान है वो सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है ना। हाँ। खाड़ी देशों के साथ भी हमारे रिश्ते एक नए दौर में जा रहे हैं। सही पकड़ा आपने। 18 दिसंबर को भारत और ओमान के बीच एक बड़ा समझौता हुआ। ये सीबा की बात हो रही है? जी, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। आसान भाषा में कहें तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डील है। और ओमान हमारे लिए रणनीतिक रूप से भी अहम है ना? बहुत ज्यादा। वो हॉर्मुज की खाड़ी के मुहाने पर है, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल व्यापार होता है। इस समझौते से न सिर्फ दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, बल्कि हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक पकड़ भी मजबूत होगी। लेकिन जब हम अपने पड़ोस में देखते हैं तो हालात इतने अच्छे नहीं दिखते। बांग्लादेश से जो खबरें आ रही हैं वो काफी चिंताजनक है। हाँ, वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। वहाँ हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। जी, एक मानवाधिकार रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीनों में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ ईशा निंदा के झूठे आरोपों पर 70 से ज्यादा हमले हुए हैं। 70 से ज्यादा? हाँ, और दिसंबर में तो ये हिंसा और भी बढ़ गई। मयमनसिंह में दीपू चंद्र दास नाम के एक व्यक्ति को भीड़ ने पीट कर मार डाला। राजबाड़ी में अमृत मंडल की हत्या कर दी गई और कई घरों को जला दिया गया। ये तो बहुत ही भयानक है। इन घटनाओं पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है? भारत ने बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत ने राजशाही और खुलना में अपने वीजा केंद्र अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं। तो ये एक तरह का कूटनीतिक संदेश है। बिल्कुल। भारत सीधे तौर पर बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे रहा, लेकिन इन घटनाओं पर अपनी चिंता और नाराजगी भी जता रहा है। ये दिखाता है कि एक बड़ी शक्ति के तौर पर भारत के लिए अपने पड़ोस में स्थिरता बनाए रखना कितनी बड़ी चुनौती है। अब दुनिया के दूसरे हिस्सों पर नजर डालते हैं, खासकर अर्थव्यवस्था पर। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, गोल्डीलॉक्स। हाँ, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि हमारी इकोनॉमी दुर्लभ गोल्डीलॉक्स फेज में है। इसका ठीक मतलब क्या है? देखिए, गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी एक ऐसी आदर्श स्थिति होती है जहां आर्थिक विकास दर मजबूत हो, लेकिन महंगाई दर कम और नियंत्रण में हो। अच्छा, मतलब न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी। बिल्कुल पढ़ी। बिल्कुल सही। और भारत के आंकड़े देखें तो ये बात सही लगती है। वित्त वर्ष 25-26 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही, जो शानदार है। और महंगाई? अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर सिर्फ 0.25% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर थी। वाह! वो इसी वजह से आरबीआई ने ब्याज दरें भी घटाई? जी, इसी आत्मविश्वास के चलते आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 5.25% कर दिया। इसका मकसद बाजार में और पैसा लाना है, ताकि ग्रोथ की रफ्तार बनी रहे। लेकिन इसमें कोई चुनौती भी तो होगी। ये सब कुछ इतना अच्छा कैसे हो सकता है? हाँ, यहाँ एक लेकिन भी है। भारत की ये सुनहरी तस्वीर तब तक ही है जब तक बाहरी झटकों का असर न हो, और सबसे बड़ा झटका अमेरिका से आ सकता है। आप उन 50% टैरिफ की बात कर रहे हैं जो अमेरिका ने अगस्त 2025 में लगाए थे? बिल्कुल। उन टैरिफ का असली असर अब दिखना शुरू होगा। इससे भारत का निर्यात, खासकर स्टील और एल्यूमिनियम जैसे सेक्टर में काफी प्रभावित हो सकता है। तो एक तरफ हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन हम अमेरिकी नीतियों के रहमो करम पर हैं। ये हमारी गोल्डीलॉक्स कहानी का सबसे कमजोर पहलू है। और अमेरिका में सिर्फ टैरिफ ही नहीं, बल्कि पूरी आर्थिक सोच में ही एक बड़ा बदलाव आ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के नए बजट और फंडिंग बिल से तो यही लगता है। हाँ, वहाँ एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव हो रहा है। 30 दिसंबर को जो अल्पकालिक फंडिंग बिल पास हुआ, उसने सरकारी शटडाउन को तो कुछ हफ्तों के लिए टाल दिया, लेकिन असली कहानी उसके पीछे छिपी बड़ी कटौतियों में है। मतलब सरकार अपना आकार छोटा कर रही है? बहुत ज्यादा। ट्रंप प्रशासन ने संघीय सरकार का आकार छोटा करने का अभियान शुरू कर दिया है। 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने बाय आउट ले लिया है और हजारों को निकाला गया है। और ये कटौती कहाँ हो रही है? ये कटौती लगभग हर उस क्षेत्र में हो रही है जिसे पिछली सरकारें प्राथमिकता देती थीं। विदेशी सहायता, DEI यानी डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन कार्यक्रम, अच्छा, पर्यावरण से जुड़े प्रोग्राम, और यहाँ तक कि वैक्सीन विकास जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बजट में भी भारी कटौती की जा रही है। तो ये एक तरह से वैचारिक बदलाव है? बिल्कुल। यह अमेरिकी सरकार की प्राथमिकताओं में एक वैचारिक बदलाव का संकेत है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। लेकिन आम अमेरिकी नागरिक के लिए भी तो कुछ बदलाव हुए हैं, खासकर टैक्स को लेकर। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ सरकार सामाजिक कार्यक्रमों पर खर्च घटा रही है, तो दूसरी तरफ कामगार वर्ग को टैक्स में कुछ बड़ी राहतें दी गई हैं। जैसे अब टिप्स पर कोई फेडरल इनकम टैक्स नहीं लगेगा,
और ओवरटाइम की कमाई भी टैक्स फ्री होगी। ये सीधे सीधे ब्लू कॉलर वोटर्स को लुभाने वाली नीतियां हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, खासकर स्वास्थ्य सेवा के मामले में। वो तो महंगा हो रहा है। वही सबसे बड़ी चिंता है। अफोर्डेबल केयर एक्ट यानी ACA के तहत मिलने वाली सब्सिडी 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। इसका मतलब लाखों लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस अचानक बहुत महंगा हो जाएगा। जी, और साथ ही मेडिकेड, जो गरीबों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम है, उसमें भी अगले दशक में 14% की कटौती का अनुमान है। तो एक हाथ से टैक्स में राहत और दूसरे हाथ से स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें महंगी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक प्रयोग है जिसके नतीजे आने वाले सालों में दिखेंगे। और जब अमेरिका इस रास्ते पर चल रहा है, यूरोप में एकीकरण की प्रक्रिया जारी है, बुल्गारिया ने यूरो को अपनी करेंसी बना लिया है। जी, 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है। उसने अपनी मुद्रा लेव को छोड़कर यूरो अपना लिया है। तो एक ऐसे समय में जब दुनिया में संरक्षणवाद बढ़ रहा है, ये एक बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। ये यूरोप के और गहरे आर्थिक एकीकरण की दिशा में एक कदम है। ये दिखाता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्से भविष्य को लेकर कितने अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं। तो कुल मिलाकर दिसंबर का महीना हमें कई विरोधाभासों के साथ छोड़ गया है। भारत में तेज रफ्तार विकास अपनी ही चुनौतियों को जन्म दे रहा है। अमेरिका एक नई आर्थिक दिशा पकड़ रहा है और दुनिया के अलग अलग कोने अपनी अपनी राह पर चल रहे हैं। सही कहा। ये सारी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि कुछ भी सीधा और सरल नहीं है। हर उपलब्धि की एक कीमत होती है और हर समाधान के साथ नई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। अब सोचने वाली बात यह है कि जब विकास की रफ्तार इतनी तेज हो, तो क्या संतुलन और स्थिरता को बनाए रखना मुमकिन है, या फिर अफरा तफरी और टकराव ही नई हकीकत है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगली बार। कोई अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।